नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का इस पीवी वैदिक वर्सिटी में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, स्लीप साइंस यानी कि निद्रा विज्ञान। लेकिन इस पर बात करने से पहले दो बातें हम लोग थोड़ा समझ लें, फिर बाद में आगे बढ़ने में सुविधा होगी। कि जब ये स्लीप साइंस की बात होती है तो आज की तारीख में वेस्टर्न साइंस में ये बहुत नया या पिछले 100 वर्षों का जो इनका काम है उसके आधार पर ये बातें होती हैं। और हम जब वैदिक विज्ञान की तरफ जाते हैं तो ये हजारों साल पहले इस पर बृहद चर्चा है, या काल समय हर चीज के अनुरूप इसकी व्याख्या है। यानी अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से हमारी जो निद्रा है या स्लीप है वो कैसे प्रभावित होती है, उसकी सारी चर्चाएं पहले से है। इसलिए अगर उस रूप में देखें तो वैदिक विज्ञान में यह निद्रा विज्ञान बहुत ही परिपक्व या बहुत मैच्योर साइंस है। फिर भी जब हम चर्चा करेंगे तो हम दोनों की बात करेंगे, और दोनों की बात इसलिए नहीं करना है कि सिर्फ हमको तुलना करना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि स्लीप साइंस की वजह से या स्लीप की वजह से जो लोगों की आज की समस्याएं हैं उसका समाधान या उसका निवारण हम कहां और कितने सहज तरीके से पा सकते हैं। और इसलिए हमको कहीं ना कहीं गंभीरता से उतरना पड़ रहा है और डीपर लेवल पे जाना है, और इसलिए हमको वैदिक विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो अंत तक देखें, तब जाके आपको ये सारी बातों को आप समझ पाएंगे कि स्लीप विज्ञान कितना या निद्रा विज्ञान कितना ज्यादा वैज्ञानिक है और इसका कितनी डीपर लेवल पे ये हमारे शरीर में या हमारे परिवेश में या हमारे अस्तित्व पर काम करता है। तो आइए, जब हम आज की तारीख में सबसे बड़ी बात जब होती है तो एक ही सवाल होता है, नींद आपके जीवन के लिए जरूरी है या नींद आपकी मृत्यु के का कारण बन जा रहा है? क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है नींद अगर आ रही है तो ज्यादा, नहीं आ रही है तो कम। बहुत से फैक्टर है, या नींद में ही किसी की को बहुत से हार्ट अटैक आ जा रहे हैं, बहुत से रोग आ जा रहे हैं, या जीवन पर भी संकट आ जा रहा है नींद की वजह से, या नींद एक फैक्टर, एक कारक बन गया है। और इस पर बृहद चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं और बहुत से लिटरेचर आ रहे हैं कि नींद ये है, ऐसे नींद होती है, नींद के वजह की डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर्स ये हैं, उसको ऐसे ऐसे मैनेज करना है, सब कुछ है। फिर भी कहीं ना कहीं इसमें बिटवीन लाइन कुछ ना कुछ गैप है जो कहीं ना कहीं शायद नहीं दिखता, लेकिन और वैदिक विज्ञान में जाते हैं तो वो और ज्यादा स्पष्टता से उस चीज को रेखांकित करता है या पॉइंट आउट करता है कि हम स्लीप को उसके पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देख रहे हैं, हम स्लीप को टुकड़ों में या कुछ स्पेशल कंडीशन के रूप में देख रहे हैं, उसको एक जीवन के टोटल अपरिहार्य अंग के रूप में नहीं देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। आज तक जब भी कोई चीज, नई चीजें आती हैं, विशेषकर मॉडर्न साइंस में, क्योंकि स्लीप साइंस या निद्रा विज्ञान मॉडर्न साइंस में पिछले 100 वर्षों का या 125 वर्षों का इतिहास है, जो इसको बहुत ज्यादा आज जिस रूप में स्लीप साइंस खड़ा हुआ तो पिछले 100 वर्षों का या 125 वर्षों का उनका मेहनत या जो भी उनकी रूपरेखा है। और वो कहा जाता है या कहते ही है कि जो कुछ भी वेस्टर्न साइंस इन्वेंट करता है, सामने लाता है, हमारे लोग बोल देते हैं कि हमारे वेदों में पहले से ही था। तो ये बातें कई जगह पे ठीक भी हैं, कई जगह पे ठीक नहीं है। आज हम लोग ये बातें नहीं कहेंगे कि जो आज का विज्ञान जो स्लीप साइंस पर कह रहा है वो वेदों के विज्ञान में पहले था। मैं ये कहूंगा कि निद्रा विज्ञान जो कहता है आज की मॉडर्न साइंस अभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाई है, इसलिए ये अलग तरह का है। वह मॉडर्न साइंस के सामने हम ये कह रहे हैं कि हमारे वैदिक विज्ञान जिस निद्रा विज्ञान की जिस तह तक, जिस गंभीरता के साथ और जिस गहरे स्तर पर और जितने सूक्ष्म स्तर पर उसकी व्याख्या करता है, अभी भी मॉडर्न साइंस वहां पर नहीं पहुंचा है। तो अब हम लोग सीधे सीधे अपने विषय पर ही आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्लीप यानी निद्रा, और निद्रा की बात कहें तो एक वर्ड में निद्रा सुनते ही सब लोग को ध्यान में उसके भाव आ जाते हैं कि स्लीप किसे कहते हैं। हालांकि जब उसके डिफाइन करना पड़े, उसको परिभाषित करना पड़े, तब सोचना पड़ता है कि
एक्चुअल में निद्रा है क्या? स्लीप क्या है? नींद क्या है? क्या हम चुपचाप आंख बंद के सो जाते हैं? यही है नींद। सांसें चलती है, सेंस काम नहीं करते, यही है नींद। जब इस स्तर पर सवाल पूछने लगते हैं तो फिर हम कई तरह के सवाल उठते जाते हैं और तब लगता है कि अरे नींद जो इतना सहज हम समझते इतना सहज तो नहीं है। नींद में हम कहाँ हैं? नींद में हम हैं या नहीं हैं? क्योंकि जगे हुए अवस्था में हम जो जिस तरह रिस्पॉन्स करते हैं नींद में नहीं करते। तो कई चीजें हैं जो उस पर हम लोग थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा को इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो के अंत तक देखेंगे। और एक चीज सबसे पहला कि अवश्य आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर समय नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का निद्रा विज्ञान। अब एक है कि अगर नींद की बात करें तो एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी नींद में जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। नींद के पहले हम जगे हुए होते हैं और जब नींद से जब हम वापस आते हैं तो ये नींद एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जहाँ पे हम वापस आते हैं और हमारी सारी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर ढंग से काम करती है। जो उसका नींद में जब जाते हैं तो उसके जो फंक्शन होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है जगे हुए अवस्था के तुलना में। ठीक है, इसलिए सिंपल अब मानते हैं थोड़ा सा अ, अगर अलग ढंग से देखें तो ह्यूमन बॉडी या सॉरी ह्यूमन जो विंग है या मानव है वो डायरनल है, माने सुबह और रात दोनों में सुबह काम करते हैं, रात को सोते हैं। ये एक नेचुरल उनका एडेप्टेशन है और नेचुरल फील है। तो जब हम सोने में जाते हैं या नींद में जाते हैं तो उस समय कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को या अपने सेंस ऑर्गन को छोड़ने की कोशिश करते हैं और उस समय बॉडी रिपेयर होती है। कहीं ना कहीं बॉडी अपने आप को हील करती है, रिपेयर करती है। शरीर की जो जगे हुए अवस्था में एनर्जी लॉस होती है उस एनर्जी को कंजर्व करके अंदर का टिश्यू रिपेयर और हीलिंग या अपने आप को रिजुवनेट करने का काम आता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, इसको हम लोग आगे और गहरे से पढ़ेंगे। यानी अब मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से देखें तो स्लीप या अवेकनिंग यानी निद्रा या आपकी जागृत जो भी अवस्था है वो एक इंट्रिंसिक न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क है, इतना तक करते हैं। लेकिन इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमारी नींद सिर्फ न्यूरोलॉजिकल या न्यूरल नेटवर्क ही नहीं है। अगर न्यूरल नेटवर्क है तो न्यूरल नेटवर्क को कौन रेगुलेट कर रहा है? हम बोलेंगे, आप बोलेंगे ब्रेन। नहीं, ब्रेन उसको फंक्शन कर रहा है, लेकिन रेगुलेट या जो स्टिमुलेशन या जो अपने आप को क्या कहें कि एक्टिव और इनएक्टिव होने के पीछे एक हमारे शरीर में या हमारे जीवन में सर्काडियन रिदम है, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे शरीर का, शरीर के अंदर की हर क्रियाओं का, हर सेल यानी कि हर कोशिकाओं का अपना एक कालखंड है कि कौन कोशिका किस कालखंड में कैसे काम करेगी। कालखंड का मतलब समय नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न साइंस टाइम की बात करता है। टाइम एक लिमिटेड है कि 8 बज गए तो 8 से 9 1 घंटे हो गए, नहीं। कालखंड वो चीज है जो एक निरंतर, जो पूरे ब्रह्मांड की जो एक संरचना है या ब्रह्मांड की अपना एक कॉम्पोजिशन है जिसमें हर क्रियाएं हो रही हैं, उस क्रियाओं को रेगुलेट करना या उस क्रियाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करना वो कालखंड है। इसलिए उस टोटल उस ब्रह्मांड की हम भी यूनिट हैं। तो इस जो भी क्रियाएं ब्रह्मांड में हो रही वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष हमारे शरीर को या शरीर के अलग अलग कंपोनेंट को प्रभावित करती है। यानी जैसे ही सुबह होती है हमारी आंख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के कोशिकाओं का ये सर्काडियन रिदम है कि सुबह हमको जग जाना है, अंधेरे होते ही नींद में चले जाना है। या जगना उठना मेरे हाथ से ज्यादा वो सर्काडियन रिदम पर है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है। इसलिए सबसे पहला यह है कि न्यूरल नेटवर्क जो काम करता है वो करता है इन फैक्टर्स की वजह से कि अभी दिन है या रात है, उसके आधार से आपके कोशिकाएं उद्दीपित होंगी या अपने को शांत करेंगी, या तो सोने की में जाएंगी या जगने में जाएंगी। अब ये सर्काडियन रिदम बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर हम बाद में आएंगे कि क्यों हमारा
जगना और सोने के टाइम को क्यों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वैदिक विज्ञान इसमें बहुत पहले से बहुत डीपली इस पर बात कह चुका है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज के विज्ञान भी सर्काडियन रिदम को मानने लगा है कि हाँ, ये भी एक है कि जो हर शरीर की जो अलग-अलग मेटाबॉलिज्म है, अलग-अलग क्रियाएँ हैं या अलग-अलग जो सेल हैं, वो अपने फंक्शन इस सर्काडियन रिदम के हिसाब से करते हैं। इसलिए जब उनका सर्काडियन रिदम जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता उस समय उनकी फंक्शन ज़्यादा होती है। यानी जो सेल जिस उसका जो सर्काडियन रिदम है उस समय अगर उनको अवसर मिलता है और वो परिवेश मिलता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम करते हैं। अब हम लोग आ जाएँ मॉडर्न जो हमारी ये है उस पर आ जाएँ। आज की जो निद्रा विज्ञान है, तो स्लीप को हम लोग पहले 2 भागों में बाँट लें क्योंकि स्लीप होने यानी सोने के पहले, निद्रा के पहले हमारा सबसे पहला होता है कि हम जगे हैं, यानी जगने अवस्था से हम निद्रा में जा रहे हैं। तो पहला स्टेज तो जगा हुआ है, उसके बाद ही अब निद्रा में जा रहे हैं। तो आज के मॉडर्न साइंस को उसको 2 भागों में भाग किया गया। एक बोला जाता है एनआरईएम माने नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी हम आँख की जो पुतलियाँ अगर सोने में इसको अगर ऐसे करके दिखना चाहें तो आँख की पुतलियों की मूवमेंट देखते हैं। एक रैपिड मूवमेंट होता है और एक नॉन रैपिड मूवमेंट होता है, बहुत स्लो या न के बराबर। तो एक नॉन रैपिड मूवमेंट जिसको हम एनआरईएम बोलते हैं और एक रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट एनआरईएम और रैपिड आई मूवमेंट आरईएम। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट उसको फिर 3 भागों में बांटा गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कहीं-कहीं N1, N2, N3 भी कहा जाता है, यानी कि एनआरईएम का स्टेज 1, एनआरईएम का स्टेज 2, एनआरईएम का स्टेज 3। और दूसरा या आखिरी बोलिए आरईएम, यानी टोटल अगर स्लीप के अंदर देखें तो 2 भाग एनआरईएम और आरईएम। एनआरईएम का 3 पार्ट और आरईएम अकेले नीचा, और उसके पहले अगर एक स्टेप देखें तो जगे हुए। अब एनआरईएम अगर उसका स्टेज 1 देखिए तो वो 1 से 7 मिनट रहता है और टोटल जो एक व्यक्ति सोता है उसका 5% नींद एनआरईएम यानी स्टेज 1 में होता है। दूसरा है जो स्टेज 2 है वो 10 से 25 मिनट होता है, वो करीब-करीब 45% नींद की, पूरी नींद की 45% व्यक्ति उस अवस्था में रहता है। और स्टेज 3 माने एनआरईएम का स्टेज 3 जो 20 से 40 मिनट होता है और वो करीब 25% पूरे नींद के 25% वो होता है। अब हम लोग चले आए आरईएम पर। आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट। ये जो होता है इसका पहला साइकिल, क्योंकि पूरी रात में ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 फिर आरईएम, एक साइकिल और इस तरह साइकिल चलती रहती है। एक साइकिल खत्म हुआ दूसरा साइकिल चलेगा। तो फर्स्ट जो साइकिल आरईएम की होती है वो 10 मिनट की होती है और इसके आखिरी यानी फाइनल साइकिल जो होती है वो करीब-करीब 1 घंटे की होती है। और पूरी नींद की जो है 25% हम आरईएम में सोते हैं। यानी एनआरईएम का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसके बाद आरईएम स्टेज में एक व्यक्ति चला जाता है। ये 4 स्टेज घूमते रहते हैं और जैसे ही घूमते हैं फिर ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। ये है मॉडर्न मेडिसिन की तरफ से, मॉडर्न साइंस का, कि नॉर्मल जो हमारी नींद है इसी साइकिल में चलती है 1, 2, 3 एंड देन आरईएम। बीच में आप अचानक किसी एक स्टेज में नींद तोड़ दिए तो अचानक उसके बाद अब फिर आप उसके नेक्स्ट स्टेज से नींद में जल्दी नहीं जा सकते, फिर आपको स्टेज 1 से ही नींद जाएगी। क्योंकि अगर आप जग गए तो फिर आप वेकिंग स्टेज से स्लीपिंग में जाएंगे, यानी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अगर आप ऐसा होता है कि आप नींद में जग गए और आपकी जिस स्टेज में स्टेज 2 में है और जगने के बाद भी अगर आप उसी स्टेज में हैं तब तो कंटिन्यू आप नेक्स्ट या वहीं से कर सकते हैं, बट ये जनरली नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप, या बहुत रेयरली होता है, इसलिए अगर नींद बीच में टूटती है तो आप फिर फर्स्ट स्टेज से जाते हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं ये बीच-बीच में नींद टूटना ये भी एक फैक्टर है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। आप भले कहें कि रात में हमने पूरे अच्छे से सोए, लेकिन बीच-बीच में ये नींद टूट जा रही है तो ये नींद की जो साइकिल है वो भी ब्रेक हो रही है और फिर आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में जाते हैं। तो ये 4 से 5 साइकिल जनरली होती है टोटल ये वाला, लेकिन उससे भी ज्यादा हम लोग अब इस स्टेज को एक-एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम बहुत डीपर जाए तो यहाँ पे ऑब्वियसली कि जो हमारे हाइपोथैलेमस है ब्रेन में वो रेगुलेट करते हैं सारे फंक्शंस को, उसमें पूरे न्यूरल नेटवर्क
करती है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएँगे कि वो पूरा मेडिकल और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। यहाँ पे हम लोग सभी साधारण लोगों के लिए है, इसलिए हम कोशिश में करेंगे कि जितनी सहजता से इस चीज़ को हम समझा पाएँ। तो ये समझ लें कि सबसे पहले जो ब्रेन में हमारा हाइपोथैलेमस है, वो रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ को, क्योंकि जब आप नींद में जा रहे हैं तो आप अपने वॉलंटरी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर रहे, नींद में है तब आपकी कहीं न कहीं जो हो रहा है, हो रहा है। वो आपके बहुत कुछ चीज़ आप नहीं जानते तो चल रहा है। तो इसलिए हम कहीं न कहीं वहाँ पे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में जा रहे हैं और हाइपोथैलेमस में कई नर्व सेल हैं जो ये टोटल स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं, स्लीप को भी और वेकफुलनेस को भी, कि कहाँ स्लीप स्टार्ट करना है, कहाँ स्लीप खत्म करना है और कहाँ हमको वेकफुलनेस में जाना है। ठीक है? अब इसमें कई फैक्टर्स हैं, तो हम लोग को चूँकि हर फैक्टर्स को डिटेल्स में जाएँगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम उसमें ना जाके हम थोड़ी बहुत आ जाएँ कि अपने ये में। अब जो है, आप जानते ही होंगे कि हम अलग-अलग अवस्था में या अलग-अलग समय में हम मानसिक रूप से मेंटली अलग-अलग ये में रहते हैं। कभी बहुत खुश होते हैं, कभी थोड़ा उदास होते हैं, कभी बहुत सैड होते हैं, कभी स्ट्रेस होते हैं, कभी एंग्जायटी होती है। तो कई तरह के मानसिक अवस्था से हम गुज़रते हैं और एक ही दिन में अलग-अलग गुज़रते हैं। तो हमारे नींद में भी कई है और इसके पीछे जो मेन फैक्टर्स होता है हमारे ब्रेन में, जो ब्रेन वेव है, अलग-अलग ब्रेन वेव है, वो कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। तो अगर हम जगे हुए हैं, तो उस समय कहीं न कहीं हमारा, अगर सचमुच में जगे हैं और सही जगे हैं, मतलब एक सामान्य, नॉर्मल, हेल्दी व्यक्ति जगा हुआ है और वो हेल्दी है, तो उस समय उसके जो ब्रेन है, जो बीटा वेव शो करेगा, हालाँकि उसके साथ-साथ थोड़ा बहुत अल्फा वेव भी दिखा जा सकता है, दिखता है। मेनली बीटा वेव रहता है, बट उसके साथ अल्फा होता है और ये कहीं न कहीं एक व्यक्ति को बहुत शांत और बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव शो करता है, यानी जगह में भी सुस्ती नहीं है, सचमुच का जगा हुआ है। तो सचमुच का जगा हुआ है तो ब्रेन में बीटा वेव है और साथ में कुछ अल्फा वेव है जो अलर्टनेस रखेगा एक स्वस्थ व्यक्ति में। तब उसको कहेंगे जागृत अवस्था या जगा हुआ। लेकिन अगर उस जगे हुए अवस्था में भी अगर वो है, तो आप मान लीजिए कि ब्रेन वेव कहीं गड़बड़ हो रही है, यानी वो जगे हुए होकर आँख खुली है, काम कर रहा है, लेकिन पूरा जगा हुआ नहीं है। यानी कि ब्रेन के अंदर जो वेव चल रही है, वेव वो अपने पैटर्न पर, अपने रिदम पर या अपनी फ्रीक्वेंसी पर नहीं चल रही है, इसलिए वो व्यक्ति पूरे शरीर के साथ, पूरे शरीर के सारे फंक्शन के साथ उतना अलर्ट नहीं हो पा रहा है, यानी वो जगा हुआ होके भी जगा हुआ नहीं है। मॉडर्न साइंस इतना तो ज़रूर कहती है, लेकिन इसके बारे में उतना ये नहीं कहते कि ये कितना बड़ा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम जिसे जगा हुआ कहते हैं। सिर्फ सोने की बात जब कहते हैं कि सोने में डिस्टर्ब हो रहा नहीं, जगने में भी आप जगे हैं या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जब आप इस स्टेज से आगे बढ़ जा रहे हैं, तब आप आते हैं नींद में जब जाने की कोशिश करते हैं, तो एनआरईएम जैसा मैंने कहा कि पहले स्टेज पर जब जा रहे हैं और पहला स्टेज है तब आप नींद में जाते हैं और इस नींद में जब जाते हैं तो अब थीटा वेव आती है, ब्रेन की थीटा वेव आती है और इस थीटा वेव में, इसमें से आप कभी-कभी वापस जग भी सकते हैं। इस स्टेज से अगर आप कहीं-कहीं डिस्टर्ब हुए तो वापस आप जगने की अवस्था में आएँगे, नहीं तो अगर थीटा वेव में चले जाएँगे तो पहले ये लाइटेस्ट स्लीप होगी, बहुत हल्की नींद होगी और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये स्लीप बढ़ती जाएगी और फिर इसके अंदर आप आराम से देखेंगे, फिर अल्फा वेव भी थोड़ा-सा इसमें आएगा। माने क्या बोलें कि जो अल्फा वेव जगे हुए अवस्था में था, वो अल्फा वेव यहाँ रहेगा, लेकिन थीटा वेव आएगा और जैसे ही आप जगे हुए अवस्था से लाइटेस्ट माने हल्की नींद में जाएँगे, तो फिर अल्फा वेव धीरे-धीरे, अगर अल्फा वेव नहीं कम हुआ तो फिर वापस जगे हुए अवस्था में चले जाएँगे। लेकिन उस अवस्था से धीरे-धीरे अगर आप लाइटेस्ट नींद में चले गए और अल्फा वेव धीरे-धीरे कम हुआ, तो आप नींद में चले गए। यानी बहुत बार होता है लोग सोने जाते हैं, कहते हैं कि नींद आती ही नहीं, यानी वो अल्फा वेव इतना ज़्यादा होता है उस समय कि वो थीटा वेव में कन्वर्ट नहीं हो पाता या थीटा वेव ब्रेन में जनरेट नहीं होता है, जनरेट होता है तो वो डोमिनेट नहीं कर पाता, तो इसलिए होता। तो यहाँ पे अगर ऐसा आएगा तो वापस नींद आते-आते वापस जग जाएगी और जैसे ही अल्फा वेव कम होगा या 50% से कम हो जाएगा अल्फा वेव, तो लाइटेस्ट नींद में आप चले जाएँगे और धीरे-धीरे आप कहीं न कहीं नींद में आसक्ति बढ़ते जाएँगे। इसमें कहीं न कहीं
इस नींद में जब रहेंगे तो आपके बॉडी मूवमेंट थोड़े बहुत रहते हैं, मसल टोन या जो मस्कुलर एक्टिविटी रहती है उस समय तक आप पैर हाथ मोड़ना या वो ज़्यादा तक हो सकता है। ब्रीदिंग नॉर्मली होती है और जब ये स्टेट कंटिन्यू करेगा, जनरली जैसे मैंने कहा कि 1 से 7 मिनट या 8 मिनट रहता, वो कंटिन्यू करेंगे इस मिनट में तो आप ऑटोमेटिकली स्टेज 2 में चले जाएँ। यानी स्टेज 1 से बीच में कहीं अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो आप स्टेज 2 में जा सकते हैं और स्टेज 2 में जब जाएँगे तो वो स्टेज 1 से ज़्यादा डीपर स्टेट है, यानी आप यहाँ पर नींद में जा रहे हैं और इस नींद में जब जाते हैं स्टेज 2 में तब आपकी बॉडी टेम्परेचर डाउन होती है। ये महत्वपूर्ण है। स्टेज 2 में आपकी बॉडी टेम्परेचर डाउन होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। माने मसल्स अब उतने एक्टिव नहीं रहे कि तुरंत जैसे मसल्स एक्टिव रहते हैं कि आप दौड़ने चले गए, दौड़ना शुरू कर दिए हो गए। इसमें मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, यानी इस समय अगर मसल को अचानक काम करना पड़ेगा तो थोड़ा समय लगेगा, तुरंत मसल्स एक्टिव नहीं होगा। तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, ब्रीदिंग स्लो होगी धीरे-धीरे और हार्ट रेट भी स्लो हो जाएगा। यानी स्टेज 1 से स्टेज 2 में जा रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि बॉडी टेम्परेचर डाउन हो रही है, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, बॉडी आस्ते-आस्ते मसल्स पे कंट्रोल छोड़ रहा है, ब्रीदिंग स्लो हो रही, हार्ट रेट स्लो हो जा रहा है। यानी आप हार्ट रेट स्लो हो जा रहा है तो आप धीरे-धीरे कहीं न कहीं एंग्जायटी और ये से दूर जा रहे हैं, आप रिलैक्स डीपर स्टेट में नींद में जा रहे हैं। इसमें जनरली हमारी जो है डेल्टा वेव के लॉन्गर वेव यूज होते हैं, लॉन्गर वेव यूज करते हैं डेल्टा वेव्स के और इस स्टेज में कहीं न कहीं हम एक हल्के से या ज़्यादा से एक ऑटो हीलिंग मोड में भी रहते हैं। डेल्टा वेव में जाते हैं, वो हमको ऑटो हीलिंग मोड में भी रखते हैं। यहाँ पे हम कहीं न कहीं अंदर के रिपेयर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो स्टेज है, इसमें हम अपने आप को रिजुवेनेट करते हैं, अपने अंदर के जो भी वियर एंड टियर उसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर लेते हैं। और एनआरईएम के जो फाइनल स्टेज है, जो स्टेज 3 है, वो एकदम डीपेस्ट स्टेज है, यानी स्लीप की डीपेस्ट स्टेज है। हम एकदम गहरी नींद में उसमें चले जाते हैं और उसमें जो होती है डेल्टा वेव स्लो वेव होती है, क्योंकि हम स्टेज 2 में थे तो डेल्टा वेव लॉन्ग वेव थी, माने लॉन्ग डेल्टा वेव थी। यहाँ पे स्लो डेल्टा वेव होती है, धीरे-धीरे होती है। यहाँ पे कहीं न कहीं इस स्टेज में अगर एक आदमी चला जाए तो वहां से उसको जगा के ले आना थोड़ा मुश्किल होता है। इस स्टेज में व्यक्ति ज़्यादा जगा हुआ नहीं होता है, जल्दी जग नहीं पाता है, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति पूरी की पूरी तरह अपने आप को रिकवर करता है, रिलैक्स कर सकता है, बॉडी को ग्रोथ करता है। जैसे वहाँ पे स्टेज 2 में थोड़ा वियर एंड टियर करता है, यहाँ पे रिग्रोथ करता है, अपने इम्यून सिस्टम को कहीं न कहीं बूस्ट अप करता है और सारे बॉडी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को भी कहीं न कहीं रिसाइकिल करता है स्टेज 3 में। स्टेज 3 में बहुत बार है कि ब्रेन भी बहुत ज़्यादा ब्रेन एक्टिविटी इस स्टेज में रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आप जब एकदम से ही डीपर स्टेट में चले जाते हैं, यानी आपकी कहीं न कहीं किसी भी तरह के वहाँ से उठ के आना जल्दी, बहुत जल्दी उठ नहीं पाते, यानी ब्रेन भी कहीं न कहीं ब्रेन की अवेयरनेस ओवरऑल टोटली लॉस हो जाती है, इसलिए ब्रेन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और जब रिड्यूस हो जाएगी तो आपकी कहीं न कहीं इस जो भी ये जो फंक्शन है ब्रेन का फंक्शन, वो भी एक रिलैक्स मोड में चला जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं जब नेक्स्ट स्टेज आरईएम स्टेज। अब आरईएम स्टेज में जो जनरली होता है, आरईएम में रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि इसमें ब्रेन एक्टिविटी फिर धीरे-धीरे पिकअप होती है, इसलिए वो फिर बीटा वेव में चली जाती है जो वेकिंग स्टेज में आती है। लेकिन ये वेकफुल अवस्था में से थोड़ा सा ये में रहता उसी की तरह होती है, बट अभी मसल धीरे-धीरे ब्रेन एक्टिविटी रिलैक्स होती है, ब्रेन एक्टिविटी धीरे-धीरे स्टार्ट होती है। लेकिन एक मसल जो होता है, चूंकि ये स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 से आया है, जहाँ ब्रेन एक्टिविटी पहले एकदम थर्ड स्टेज में रिड्यूस हो गई थी तो और मसल रिलैक्स स्टेज 2 में हो गया था, स्टेज 3 में ब्रेन ने अपने आप को रिड्यूस किया, तो कहीं ना कहीं जो मस्कुलर मूवमेंट होगा एक तरह से वो टेम्पोररी पैरालिसिस के स्टेज में होगा आरईएम में। उस समय बहुत बार व्यक्ति चाह के भी अपने मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो एक एटोनिक मूवमेंट होगा, चाह रहा है लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे वहां से ये होता है। उस समय सिर्फ आंखें आपकी घूम सकती है, रैपिड आई मूवमेंट है, और सांस चल रही है तो जो आपके पेट में डायफ्राम है, जो आपके सांस के साथ ऊपर नीचे चलते हैं, लंग्स को ऊपर नीचे ले आते हैं, वो चल सकते हैं, ठीक है। और यही एक स्टेज है आरईएम,
जब आपके बहुत तरह के अच्छे बुरे, ज़्यादातर बुरे विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, बहुत से डरावने सपने आ सकते हैं और इसी में जो कुछ लोगों को, चाहे पुरुषों को पेनाइल इरेक्टेशन आ जाते हैं, जिसमें स्वप्नदोष की बात होती है, उसमें महिलाओं के जो क्लाइटोरल इरेक्शन जिसको बोलते हैं, ये आ सकते हैं। यानी कहीं न कहीं सेक्सुअल ऑर्गन का जो एक एक्साइटमेंट के समय जो आती है, वो इस ड्रीम में, इस अवस्था में आ सकती है और यही एक अवस्था है आरईएम स्टेज, जब आप एक ड्रीम देख सकते हैं। अब अगर हम इस चीज को थोड़ा-सा वैदिक विज्ञान की तरफ से समझने की कोशिश करें, हालाँकि पहले हम लोग स्लीप डिसऑर्डर की भी कुछ बात कर लें तो अच्छा है। आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को या तो खूब सो रहे हैं या कम सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं। तो इनसोम्निया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनसोम्निया हो रही है और इनसोम्निया हो रही है मतलब नींद आ रही है और नींद नहीं आ रही तो लोग क्या कर रहे हैं भाई? दवा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इनसोम्निया, उससे अलावा है कि बहुत बार की स्लीप से रिलेटेड उनको ब्रीथिंग डिसऑर्डर आ रहे हैं, यानी सोने के साथ उनकी ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जा रही है। किसी को सोते ही सांस में तकलीफ ये आ जा रही है, तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। कुछ जो प्रॉब्लम है जैसे कि रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर आ रहे हैं कि जब सोने जा रहे हैं तो उनके मूवमेंट में, फिजिकल मूवमेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं, उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जा रही है। ये बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो ये जो कई चीज़ें आ रही हैं और इसमें एक चीज़ मैंने पहले कही कि सर्काडियन रिदम बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोने और जगने के जो प्रक्रिया है, उसके साथ अपने शरीर के सर्काडियन रिदम को कैसे एडजस्ट करेंगे, उसमें हम लोग बाद में आएँगे, मैनेजमेंट पार्ट में थोड़ा बहुत करेंगे। और आप लोग को भी बता दें कि जो लोग अपने स्लीप पैटर्न से सावधान नहीं होंगे, ये बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है और लोग समझ ही नहीं पाते कि कुछ रोग नहीं था और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको आप थोड़ा सीरियसली समझें। इसीलिए आजकल लोग जो प्रैक्टिशनर ही नहीं, जो कॉमन लोग हैं, वो आते हैं स्लीप साइंस पर सीखने के लिए कि अपने जैसे फिटनेस के लिए लोग रिजिम लेते हैं, इसलिए स्लीप कंसल्टेंट के रूप में हम लोग के पास आते हैं। स्लीप साइंस समझना चाहते हैं कि ताकि अपने वो स्लीप पैटर्न को, जैसे फिटनेस रिजिम मेंटेन करते हैं तो स्लीप रिजिम मेंटेन करें। तो ऐसे भी कोई हो, इसके लिए हमेशा जो प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करेंगे वही, ये लोग भी आते हैं, चाहते हैं स्लीप रिजिम नहीं, क्योंकि सो रहे हैं और अचानक सांस में तकलीफ हो रहा है, नींद में उनको पता ही नहीं चल रहा है और अचानक उठ रहे हैं तो हो रहा, और किसी को पता, तो कई तरह की चीजें होती हैं जो आती हैं। इसलिए आप सावधान रहें और जिनको भी है, हम लोग स्लीप साइंस पे जो प्रोफेशनल है वो अगर सीखना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही इस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स चला रहे हैं। आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं या मेल कर सकते हैं या चैट बॉक्स में मैसेज में आप दे सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप साइंस में। अब अगर हम बहुत पुराने, यानी हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा या वैदिक परंपरा सबसे पुरानी है और वेद ये मान ही लिया गया कि सबसे पुराना ग्रंथ है। तो वेदों में कहीं न कहीं स्लीप पैटर्न को उस रूप में नहीं दिया गया है, क्योंकि उस समय की परिस्थिति या उस समय के परिवेश के हिसाब से जो ईश्वर की परिकल्पना थी वो तो सोते नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात है कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न हैं और कहीं न कहीं वो सत्वगुण से पूरी तरह पूरा ओतप्रोत हैं। यानी ईश्वर जहाँ है या जो यूनिवर्सल कॉन्शसनेस जहाँ है, वहाँ सात्विकता का प्रभाव है। जब सात्विकता का जब प्रभाव है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे नींद नहीं आएगी या नींद की ज़रूरत कम पड़ेगी। नींद कहीं न कहीं, या निद्रा तमोगुण का रूपक है या तमोगुण से प्रभावित है। इसीलिए परंपरागत जो है नींद, रात में सोने की बात कहें, रात भी तमोगुण को प्रभावित करता है। आज की लाइफस्टाइल में हम लोग कहीं न कहीं रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, तो ये एक बड़ा बात है कि हम तमोगुण में हम नींद को नहीं पूरा करते हैं, तो कहीं न कहीं तमोगुण से ज़्यादा प्रभावित कर रहते हैं और अपने अंदर के सात्विकता को, सात्विक गुण को
कम करते हैं और इसलिए हम ज़्यादा कहीं तमोगुणी होते हैं या तमोगुण का प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी एरोगेंट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि तमोगुण का प्रभाव हम अपने आप अपने दिनचर्या के साथ लेते हैं। ये हमारी परंपरा में बोला गया है, आज की साइंस इसके बारे में नहीं बोलती। तो हम सत्वगुण इसलिए पुराने जो वेदों में कहीं न कहीं स्वप्न सोने के बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं कही या बोला गया तो कम सोने की बात कही क्योंकि अगर आप सात्विकता के साथ रहेंगे तो नींद तो आएगी लेकिन वो वैसे नींद नहीं आएगी। हम आप तो ईश्वर नहीं है कि एकदम है कुछ क्योंकि व्यक्ति में तीनों गुण है लेकिन अगर सात्विकता का प्रावधान रहेगा तो लेज़ीनेस नहीं रहेगी, लेथर्जी नहीं रहेगी, आप वेकफुलनेस में पूरा रिफ्रेश रहेंगे इसलिए नींद आपको थोड़े समय में ही रिकवर कर देगी और जब आप तमोगुण से ज़्यादा होंगे तो सोने के बाद भी आपको लेथर्जी लगेगी। इसलिए उस समय के ये नींद के बारे में उतनी ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं। यहाँ तक कि यजुर्वेद में भी कहा गया है कि जगना जीवन है और सोना आपका कहीं न कहीं मृत्यु या नकारात्मकता प्रभाव के साथ होता है। अब हम लोग आ जाते हैं स्लीप की परिभाषा या निद्रा की परिभाषा जो हमने मॉडर्न साइंस में कहा कि हम उस समय कहीं न कहीं वेकफुल अवस्था से ऐसी अवस्था में जाते हैं कि जहाँ पे हम अपने आप को बॉडी को रिस्टोर करते हैं और रिलैक्स करते हैं। वैदिक परंपरा में जब कहा जाता है तो कई परिभाषाएं या कई चीजें हैं लेकिन सब मिलजुल के इसके व्यापकता को करती है कि नींद हमारे जीवन का अंग है। जीवन का अंग है माने हमारे जीवन बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व का एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पर आविर्भाव हुआ है या जन्म हुआ है वो व्यक्ति सिर्फ हाड़ मांस उसके एक एक कंपोनेंट जो है उसकी अपनी एक प्रक्रिया है और उस सारी कंपोनेंट का एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन है और उस सारे प्रक्रिया और कोऑर्डिनेशन मिला के उसका अपना एक व्यक्तित्व या अपना एक रूप या अपना एक अस्तित्व बना है। उसके लिए नींद भी आवश्यक है। हम नींद की बात करते हैं तो पहली बात जो आती है कि जो हमारी एनर्जी चैनल है जिसको हम लोग नाड़ी कहते हैं, ठीक है, उसको कहीं न कहीं मेध्या भी कहा गया है। यानी जब ये एनर्जी चैनल या नाड़ी जब एक दूसरे से जुड़ती हैं, ठीक है, और जुड़ने के साथ वो माइंड के साथ अपने आप को उसमें समाहित कर लेती हैं, ये एक निद्रा है। यानी नाड़ी का माइंड में समर्पण या माइंड में अपने आप को डिसॉल्व करना कुछ समय के लिए या ये करने के लिए पूरी उसमें अपने आप को डाल देना, ये है निद्रा। यानी कि नाड़ी जो एनर्जी चैनल करती है वो एनर्जी कहीं ना कहीं एनर्जी चैनल अब जाके माइंड के अंदर अपने आप को डाल दे रही है, अपने आप को रोक ले रही है, उसके साथ जुड़ जा रही है, ठीक है। अब अगर थोड़ी और ये करें यानी स्लिप जो है या निद्रा है एक तरह का या समांतर बोल दे पैरेलल, ये एक फॉर्म ऑफ डेथ है। वो सारी चीजें इसमें है, सिर्फ एक चीज है कि आदमी फिर भी जिंदा है, लेकिन इसके अलावा बाकी वो सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो परसेप्टेबल लेवल पे नहीं है, इसलिए ये पैरेलल फॉर्म ऑफ डेथ बोल दिया जा सकता है। मॉडर्न थ्योरी फैटिक थ्योरी बोलते हैं कि हम थक गए इसलिए नींद में अपने को रिजनरेट करने के लिए या अपने लॉस्ट एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए हम ये जरूरी है, लेकिन ये एक छोटा सा पहलू है, छोटा सा पहलू है ये, क्योंकि कभी कभी आप बहुत थके हैं तब भी नींद में नहीं जा पाते, थके हैं तब भी सो रहे हैं तो नींद नहीं आ रही है। तो नींद सिर्फ फैटिक थ्योरी पर नहीं है, और भी कई तरह का फैक्टर है। इसलिए जब हम वैदिक थ्योरी के हिसाब से जाते हैं तब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आपके जितने सेंसेस हैं वो टोटली माइंड के अंदर कहीं ना कहीं अवशोषित हो जाते हैं या अब्सॉर्ब हो जाते हैं या उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, उस समय के लिए जब पूरे सेंस ऑर्गन अपने आप को अंदर खींच के माइंड के अंदर अपने आप को डाल दें, ये नींद है। और माइंड जो है वो अपने आप को पहले सेंस ऑर्गन माइंड में गए, माइंड चले गए एक अनंत प्रकाश में समाहित हो गए, यानी आउटर वर्ल्ड से धीरे धीरे डिटैच हो गए, और तब जब अनंत प्रकाश यानी सोल के पास चली गई, और सोल तब जाके कहीं ना कहीं अपने आप को नाड़ी के पास या नाड़ी के अंदर उसके पास सोल समाहित हो गई, और तब धीरे धीरे सोल जो है यानी कि आत्मा है, जो हमारी परंपरा में कहा गया है कि पुरीतात, यानी ये भी एक तरह की नाड़ी है,
पुरितात, उसको पुरितात कहा गया, यानी कि आत्मा पुरितात में चली जाती है। और क्योंकि स्लीप के समय माइंड जो है प्राण में मर्ज होता है। यानी थोड़े से हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें कि जब एक व्यक्ति सो रहा है तो पहले सारे सेंस ऑर्गन माइंड में चले गए। माइंड अपने आप को एक ऐसे गहन प्रकाश में डाल दिया, यानी आउटर वर्ल्ड से खत्म, बाहर की दुनिया से खत्म, अंदर चला गया, बाहरी अंधकार से दूर। यानी जब बाहर हम, इसका एक अलग मीनिंग है कि जब हम जगे हुए होते हैं उस समय एक्चुअली हम अपने ट्रू नेचर में नहीं होते, क्योंकि उस समय हम क्या हैं, हम 10 तरह के आउटर वर्ल्ड से अटैच होके आउटर जो एटमॉस्फेयर है उसके रेस्पॉन्स में हम एक व्यक्ति हैं। कहीं देख रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यानी हमारी पूरी रेस्पॉन्स आउटर वर्ल्ड एटमॉस्फेयर के साथ अटैच है और हमारी एनर्जी उस रूप में इंटरेक्ट कर रही है। तो उस समय हम अपने ओरिजिनल व्यक्तित्व में नहीं है, हम एज ए एक्शन और रिएक्शन या रिस्पॉन्स और रिएक्शन में इन उलझे हुए एक व्यक्ति हैं। हमारे आउटर वर्ल्ड जो है उसके साथ हम अपने सेंस से अटैच हैं या उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उसी रूप में हमारा एक व्यक्तित्व है। लेकिन जब नींद में जा रहे हैं तब हम ये सेंस ऑर्गन को पहले अब्सॉर्ब कर रहे हैं इन द माइंड। और माइंड जब सेंस ऑर्गन चला गया, यानी बाहर की दुनिया से कट गया, यानी बाहर की दुनिया जो हमारे व्यक्तित्व को इतना डाइवर्ट कर दे रहा है कि हम अपने ओरिजिनलिटी को भूल जा रहे थे, इसलिए वो अंदर आ रहा है, यानी हम एक प्रकाश में जा रहे हैं, यानी हम अपने तरफ जर्नी कर रहे हैं, अपने को देखने की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक प्रकाश में जा रहे हैं। और जब हम प्रकाश में जा रहे हैं तो वहां से फिर वो धीरे धीरे साउंड स्लिप वहीं से आती है। और इस समय सोल जो हमारी आत्मा है हमारी नाड़ियों में, क्योंकि माइंड वहां से सीधे प्राण में डिसॉल्व हो जाती है, मर्ज हो जाती है, यानी माइंड प्राण में चली जाती है और प्राण जो है, प्राण में जाकर सोल जो है बैठ के पुरितात में अपने आप को, क्योंकि प्राण माइंड प्राण में जाएगा और सोल जाके अपने कहीं ना कहीं नाड़ी में बहेगी, और प्राण के अंदर ही, नाड़ी के अंदर ही प्राण होती है, तो माइंड प्राण में जाएगा और सोल नाड़ी में जाके कहीं हो गई। इसलिए सोल और प्राण का कहीं ना कहीं एक ये आएगा, और तब सोल उस पुरितात में, यानी पुरितात का मतलब है कि पुरितात भी एक तरह की नाड़ी है, और वो नाड़ी जो है जो पूरे शरीर में फैल जाती है, यानी सोल अब उसके बाद इस पुरितात के माध्यम से शरीर के अंदर विचरण करती है, पूरे शरीर में, बाहर नहीं, यानी बाहर से अंदर की तरफ चली गई, और अंदर जितना जाती जाएगी उतना ज्यादा शरीर के अंदर, यानी अपने अंदर पहुंचेगी, पहुंचते पहुंचते लास्ट में पुरितात के माध्यम से सीधे हार्ट में जाके वो रेस्ट करेगी या पहुंचेगी वहां पे अल्टीमेटली हार्ट में। यानी अब आप जो मूवमेंट है या ये स्लिप की अवस्था है, आप कहीं ना कहीं एक जागृत से नींद की अवस्था में जाना, आज की मॉडर्न साइंस ये कह रही है कि आप जब जगे हुए हैं तो उसमें जो वेयर एंड टियर हो रहा है, थकान हो रहा है, उसको नींद में जाके आप कहीं ना कहीं उससे रिकवर होते हैं। वैदिक परंपरा क्या बोल रही है कि जगे हुए अवस्था में जब आप हैं, आप कहीं ना कहीं अपने ट्रू नेचर से डिटैच हैं, आप आउटर वर्ल्ड से अटैच हैं, तो आप अपने एनर्जी को लॉस भी कर रहे हैं, और वो एनर्जी कितना सही लॉस हो रहा है, कितना पॉजिटिव हो रहा है, कितना नेगेटिव, वो आप उसके बारे में अवेयर नहीं है। और इस जागृत अवस्था में सिर्फ कन्वेयर एंड टियर नहीं है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है या रिस्पॉन्सिव एक्शन हो रहा है, उसमें आप कितने नेगेटिविटी से प्रभावित हो रहे हैं वो कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं इस इन्वॉल्व में आप अपने आप से भी दूर हो रहे हैं। तो अपने आप से दूर होना, कहीं ना कहीं आप अपने शरीर के जो इनर सेल्फ है, जो ट्रू सेल्फ है, आप आत्मा बोलिए या ट्रू सेल्फ बोलिए, उससे डिटैच होते हैं। और जब उससे डिटैच होते हैं तो आप अपने जो अंदर जो प्राण का प्रवाह है, जो एनर्जी सर्किल है, वो एनर्जी सर्किल को भी आप कहीं ना कहीं उसके एक्शन को या उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उससे भी अलग होते हैं, और इसलिए आप कहीं ना कहीं शरीर के फिजिकल लेवल पे भी आप एडवर्स इफेक्ट ले आते हैं। तो यानी कि जब नींद की अवस्था में जाना महज रिस्टोरेशन नहीं, आप जब ट्रू सेल्फ की तरफ जाते हैं तो एक एक लेयर आप छोड़ते जाते हैं, यानी फिजिकल लेवल से आप जा रहे हैं एनर्जी लेवल पे, और एनर्जी लेवल से और शटल लेवल पे अपने ट्रू सेल्फ में जाते हैं। और जैसे जैसे जाते हैं आप फिजिकल लेवल से धीरे धीरे फिजिकल लेवल के माध्यम से और फिजिकल लेवल
वो पकड़ के धीरे धीरे वहीं से अंदर जाते हैं और आस्ते आस्ते आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होते होते अंदर तक पहुंचते हैं। और जब अंदर तक पहुंचते हैं तो एक एक चीज छोड़ते जाते हैं, यानी बाहर आपने छोड़ दिया, बाहर का अटैचमेंट छोड़ दिया, तो यानी सेंस के साथ जो रिस्पॉन्सिव एक्शन था वो छोड़ दिया, जगे हुए अवस्था में था वो छोड़ दिया। फिर और इनर जब गए तो फिजिकल अवेयरनेस भी छोड़ दिया, आप कहीं ना कहीं माइंड में चले गए, माइंड भी और अंदर चला गया तो माइंड भी सोचना छोड़ दिया, आप कहीं ना कहीं अपने प्राण में चले गए, शरीर में प्राण का प्रवाह कर रहा है और प्राण में भी गया, प्राण को भी छोड़ के आपने प्राण के साथ सोल को वहां पे लॉजमेंट कर दिया और वहीं पे रह गया और प्राण को आपने हार्ट में ले जाके रोक दिया, वहीं पे ये हुआ। तो ये सिंपल एक स्टेज है जिसमें हम लोग इस चीज को करते हैं। अब थोड़ा सा हम 4 स्टेज की बात करेंगे जो हमारे परंपरा में है, और मांडुक्य उपनिषद में भी कहा है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्था की हम बात करेंगे, ज्यादा नहीं। तब हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि ये दोनों में क्या फर्क है। जागृत जो वहां भी बोल रहे हैं जागृत, यहाँ भी जागृत यानी वेकफुल स्टेट। वेकफुल स्टेट है, जैसा कि मैंने कहा कि उस समय सिर्फ जगह होना कि आंख खुले होना, हम सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पूरी तरह एक्सट्रोवर्ट है, यानी आपके अंदर की जो भी एनर्जी है, जो भी सेंस ऑर्गन है, जो भी आपकी इंटेलेक्ट है, जो भी आपके एक फैक्टर्स जो भी प्रकृति ने आपको दिया है जीवन को परिचालन करने के लिए, उसका डायरेक्ट वो उसको आप बहिप्रज्ञ करते हैं, यानी आउटर वर्ल्ड के साथ अटैच करते हैं और उसी के साथ ये करते हैं। यानी कि आपकी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं माइंड और सेंस ऑर्गन के माध्यम से या उसका सहारा लेकर या उसके माध्यम से आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होती है। तो आपका ये आउटर वर्ल्ड होती है, और ये आउटर वर्ल्ड कनेक्ट, ये मॉडर्न साइंस उस रूप में नहीं बोलता कि जगे हुए अवस्था में, क्योंकि जगह से जब आप स्लीप अवस्था में जाएंगे तो ये होगा। अब हमारे परंपरा में कहा था कि सप्तांग की बात है, 7 अंग हैं जो आपको आउटर वर्ल्ड से जोड़ते हैं, और वो 7 अंग क्या है? उसमें आपकी पहला हेड है, सिर है, आंखें हैं, कान है, आपकी वाणी है यानी वॉइस है, आपके फेफड़े यानी लंग्स है, हृदय है, हार्ट है, और आपकी पैर है। ये 7 अंग हैं, यानी कि आप जागृत अवस्था में ये 7 अंग कितने एक्टिव हैं, कितने सही हैं, और ये एक्सट्रोवर्ट है, सिर्फ सही होने नहीं, एक्सट्रोवर्ट है, यानी उस समय जागृत अवस्था में ये 7 अंग आउटर वर्ल्ड के साथ एकदम अटैच हैं, अलर्ट के साथ। अगर इसमें कहीं कोई कमी है, कोई डिफॉर्मिटी है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सट्रोवर्ट या पूरी तरह जागे हुए नहीं है। क्योंकि अगर आपके पैर अगर नहीं चलते हैं, चलते हुए लड़खड़ाते हैं, तो आप जब भी चलेंगे लड़खड़ाएंगे और आपकी अटेंशन वहां रुक जाएगी, अब उस समय आउटर वर्ल्ड से डिटैच होंगे। यानी जागरण का इस 7 अंगों का सबसे पहला है कि इस 7 अंग आपके इस जागरण के साथ कैसे जुड़े। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जागृत नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब जागृत अवस्था में ही आप कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं या कुछ असुविधाएं हैं, वो आपको प्रभावित करेगी। ये मॉडर्न साइंस नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते। अब ये जो 7 अंग हैं, ये जो 7 अंग जो हैं, ये जो आउटर वर्ल्ड से जो कनेक्ट होते हैं, उसके लिए 19 इनके अदर फैक्टर्स हैं, जिनको बोला जाता है 19 माउथ, 19 मुख। यानी मुंह के माध्यम से जैसे हम कुछ चीज लेते हैं या निकालते हैं, यहाँ 19 चीजें हैं। ये 7 जो अंग है, ये 19 मुख के साथ या 19 ओपनिंग के साथ आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होती है। 19 उसमें क्या है? 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, 5 हमारे कर्मेंद्रियां हैं यानी ऑर्गन ऑफ एक्शन, 5 हमारे प्राण हैं, 4 हमारे अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यानी ये 19 जो है ओपनिंग है, डोर है, उसके माध्यम से हमारे ये 7 अंग आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि आप जागृत से नींद में जब जा रहे हैं तो पहले ये 19 और आपके 7 अंग, ये फैक्टर्स हैं कि ये सारे फैक्टर्स एक्टिव हैं या नहीं है। हम जागृत अवस्था में अगर किसी को देखेंगे या जागृत से वो जब दूसरी अवस्था में जाएंगे तो ये 19 ओपनिंग और वो 5-7 सप्तांग वो किस रूप में है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस रूप में हो रहा है, या जागृत अवस्था में किस रूप में काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये अगर है
कि जागृत अवस्था में ये सारे पार्ट 19 आपके ओपनिंग्स या 19 जो फैक्टर्स और 7 अंग ये सारे इन्वॉल्व हैं जागृत अवस्था में। अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जगे हुए नहीं है, जगे हुए में ही आप प्रॉब्लम में हैं। और इस पर मॉडर्न साइंस, स्लिप की बात तो बाद में आती, उसके बारे में तो आप समझते हैं, लेकिन जगे हुए अवस्था में भी आप ये है कि जगे हुए अवस्था में भी आप जगे हुए नहीं है, क्योंकि दिख के लगा है कि जग रहे हैं, लेकिन ये 19 और 7 अगर उस रूप में एक साथ जुड़ के अगर आउटर वर्ल्ड से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उस समय जगे या सोने के बीच में कहीं एबनॉर्मल अवस्था में है, कहीं ना कहीं। तो ठीक ये है। दूसरी अवस्था है वहां पे जैसे स्टेज 2, स्टेज 3 और आरएम की बात है यहाँ पे, लेकिन हम लोग कहते हैं स्वप्न अवस्था। दूसरा पहला था जागरण, और जागरण से दूसरी अवस्था में जब जाएंगे तो स्वप्न अवस्था है। और यहाँ पे जीवात्मा जो है मतलब जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में ट्रांसफर होती है, मूव करती चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे कॉन्शियसनेस है, चेतना है, धीरे धीरे आउटर वर्ल्ड से अपने आप को विड्रॉ करेंगे, अपने आप को अंदर खींचते जाएंगे। और ठीक है, जैसे अंदर खींचते जाएंगे आस्ते आस्ते, जितना खींचेंगे उतना होगा क्या कि आपकी एनर्जी इनवर्ड होगी, यानी लॉस नहीं होगी। माइंड कहीं ना कहीं इल्यूमिनेट होगा, मतलब माइंड को थोड़ा राहत मिलेगी, इसलिए माइंड थोड़ा सा अपने आप को लगेगा कि थकान से बाहर आ गए हैं। और एक्सटर्नल वर्ल्ड से धीरे 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 डिटैच होंगे। लेकिन ये स्वप्न अवस्था है। जैसे वहां पे हमने कहा कि 7 अंग और 19 डोरवे हैं, वो फिजिकल लेवल पे है। यहाँ पे भी स्वप्न अवस्था में भी एक 7 अंग और 19 डोर्स हैं, लेकिन ये शटल लेवल पे हैं, सूक्ष्म लेवल पे हैं, फिजिकल लेवल पे नहीं है, सूक्ष्म लेवल पे हैं। यानी आप जो कुछ भी जागृत अवस्था में जो कर रहे थे, स्वप्न अवस्था में बहुत कुछ चीज वैसे कर सकते हैं, उससे 7 अंग और उसी 19 डोर के माध्यम से, लेकिन शटल लेवल पे। उस समय वो शटल लेवल पे सूक्ष्म स्तर पे है, क्योंकि आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो सीम्स टू बी फिजिकल, सीम्स टू बी रियल। लगता है कि जैसे आपने जागृत अवस्था में किया वही किया है, लेकिन जब जग जाते हैं तब आपको लगता है कि वो तो भाई स्वप्न था। लेकिन इसलिए जो जागृत अवस्था में आप थे उसी अवस्था में थे, सूक्ष्म स्तर पर वही डोर ओपनिंग, वही ऑर्गन, वो किसी और दुनिया में, यानी आप एक वर्चुअल दुनिया में जाते हैं। ये है स्वप्न अवस्था। इसमें मॉडर्न साइंस हम लोग बात नहीं करते। तो ये स्थिति है कि जो आप जागृत और स्वप्न अवस्था में अंतर ज्यादा कुछ नहीं है। ज्यादा अंतर यही है कि जो आउटवर्ड वर्ल्ड से आप जिस जिस तरह से जुड़ रहे थे वो इनवर्ड हो रहा है, और वो इनवर्ड जब हो जा रहा है तो वो पूरी एनर्जी वर्चुअल लेवल पे आपको किसी और जगह पे परसेप्शन लेवल पे ले जा रही है, वो स्वप्न अवस्था। अब ये आपको देखना है कि यानी जागृत और स्वप्न के बीच में ये कनेक्शन भी है कि जागृत जो है वही स्वप्न अवस्था में है शटल लेवल पे, यानी आपके ये 19 और 5 जो जो बाहर कर रहे हैं स्वप्न अवस्था में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये है आपकी स्वप्न अवस्था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सुषुप्त यानी डीप स्लीप स्टेट। तीसरा जो है डीप स्लीप स्टेट है ये, लेकिन एकदम ड्रीमलेस स्टेट है, यहाँ पे सपने नहीं आते। वहां पे हम लोग स्टेज 3 देख रहे थे, यहाँ पे एकदम शांत, एकदम कोई सपने नहीं आ रहे। यहाँ पे क्या होता है कि जीवात्मा जो है अपने एनर्जी को पूरी तरह अंदर विड्रॉ करती है एकदम, और विड्रॉ ही नहीं करती, अंदर तो ले ही लेती है, करने के साथ उसको कंसोलिडेट करती है। और कंसोलिडेशन इतना होता है अपने एनर्जी का कि करीब करीब शरीर से भी एक तरह से डिटैच हो जाता है। थोड़ा तो शरीर से संपर्क रहता है, लेकिन शरीर से बहुत हद तक डिटैच हो जाते हैं। बस एक संपर्क है, शरीर के अंदर है, बस उतना ही है, अदरवाइज शरीर से भी संपर्क अपने आप को खत्म कर लेते, पूरी एनर्जी को कंसोलिडेट करते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्शसनेस। ठीक है, और इस समय जो स्थिति आती है, ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हर चीज से डिटैच होता है, और ये एक डीप स्टेट में आता है। इसलिए बहुत ज्यादा वो इस स्टेट से आता है तो रिजॉल्व होता है, बहुत ज्यादा रिफ्रेश होता है, क्योंकि हर चीज से व्यक्ति डिटैच हो गया, यहाँ तक कि शरीर के साथ भी न के बराबर संपर्क या नहीं संपर्क इस तरह का है। और इसलिए उस समय अपनी पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है
तो जब आता है तो बड़ी फ्रेश आता है। चौथा स्टेज है जो तुरीय अवस्था बोला जाता है, ये अव्यक्त की अवस्था है। यानी आप अगर स्टेज वाइज देखें, वेकिंग माने जागृत, फिर आपका स्वप्न और सुषुप्त, यानी पहले जागृत था, फिजिकल वर्ल्ड था, यानी हम अपने पूरे ऑर्गन को, फिर उसी ऑर्गन को सूक्ष्म स्तर पर सटल लेवल पे ले आए स्वप्न अवस्था में, माने वर्चुअल वर्ल्ड में। उसके बाद डीप स्टेज में बॉडी से भी डिटैच हो गए, तो बॉडी से डिटैच होके सिर्फ कॉन्सेंट्रिक कॉन्शसनेस पे आए थर्ड स्टेज में, यानी हम और ज्यादा सूक्ष्म हो गए जिसका मटेरियलिस्टिक फॉर्म नहीं है। यानी फोर्थ स्टेज में सारी से डिटैच हो गए, माने अव्यक्त हो गए, जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है। यानी हम हैं लेकिन नहीं भी हैं। उस समय हम शरीर नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, कोई माइंड नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कुछ नहीं है, सबसे डिटैच हो गए। तो जब वो आता है तो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म जो है उसका कोई मटेरियलिस्टिक फॉर्म नहीं है। तो ये है अव्यक्त फॉर्म, यानी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म। हम खुद एक अवस्था से एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म से नॉन मटेरियलिस्टिक फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब हो रहा है तो हम इस समय अपने उस सारे पहले के 3 स्टेट से डिटैच हो रहे हैं, और 3 स्टेज से डिटैच होने के बाद भी हम हैं। यानी मटेरियलिस्टिक फॉर्म से डिटैच हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम हैं, यानी ये अनमैनिफेस्ट फॉर्म, ये ट्रू सेल्फ है। और जब आप ये ट्रू सेल्फ के करीब पहुंच जाते हैं, वहां जब पहुंच जाते हैं, तब आप इन सारे 3 स्टेज से अलग हो गए हैं, अपने ट्रू सेल्फ को देखते हैं, और आपकी सारी एनर्जी कहीं ना कहीं बस ट्रू सेल्फ में है, और फिर आप वहां से अपने हर सिस्टम को कहीं ना कहीं रिजुवनेट करते हैं। ये विज्ञान जो निद्रा विज्ञान का है, मॉडर्न साइंस उस चीज में नहीं होता है कि जब आप डीपर लेवल पे जा रहे हैं तो आप कैसे कैसे फिजिकल लेवल से आप धीरे धीरे अपने फिजिकल लेवल और अपने कहीं ना कहीं टोटल जो आपका मैनिफेस्टेड फॉर्म है, इवन इन द फॉर्म ऑफ द ड्रीम, जो मैनिफेस्टेड फॉर्म इन द वर्चुअल लेवल पे है, उससे भी आप डिटैच हो जा रहे हैं और आप एक अनमैनिफेस्टेड फॉर्म हो जाते हैं। यानी अगर हम कहें, कहा जाता है कॉस्मिक एनर्जी की बात कही जाती है या ईश्वर की बात कही कि वो अनमैनिफेस्ट है। तो अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट होता है तो पृथ्वी की सृष्टि होती है, और वो रिवर्स जब जर्नी होती है, यानी मैनिफेस्ट से अनमैनिफेस्ट में जाते हैं, तो हम उसके रूट में जाते हैं, तब हम कहीं ना कहीं अब चीज को समझ पाते हैं। अब इसको थोड़ा सा और गंभीरता से समझें। अगर इस चीज को थोड़ा सा हम अक्षर के रूप में समझे या वाइब्रेशन के रूप में, क्योंकि जब आप अनमैनिफेस्ट जगह पे चले गए, यानी अपने मैनिफेस्ट स्टेज से अनमैनिफेस्ट जगह पे गए, 3 स्टेज को पार करके गए, तो अब उस जगह पे आप ट्रू सेल्फ देख रहे हैं, तो वहां पे क्या है? तो कोई अनमैनिफेस्ट नहीं है, तो एक वाइब्रेशन होगा। वो वाइब्रेशन क्या है? यानी वो वाइब्रेशन आपका है ओंकार। यानी जब आप इस आपके जो, यानी कि जब आप एकदम अनमैनिफेस्ट फॉर्म में चले जाते हैं, तो ये जो आप अपने अननोन को नोन के माध्यम से जानते हैं, यानी जान रहे हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन से धीरे धीरे अनमैनिफेस्टेशन जा रहे हैं। जो चीज आप समझ नहीं पा रहे थे, इस जर्नी के माध्यम से समझ पाते हैं, और जब इनर सेल्फ को पहुंचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल एलिमेंट, या अपने आप को, इनर सेल्फ को, आपके ट्रू एलिमेंट को या आत्म तत्व को आप कहीं ना कहीं रियलाइज कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। अब इस सोल एलिमेंट को अगर हम अक्षर के रूप में करें, क्योंकि अक्षर का भी कोई फॉर्म नहीं होता, तब हम ओम की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओम अविनाशी है, ओम नश्वर है, ओम का नाश नहीं होता है। और ओम जो है, यानी जब हम सोल एलिमेंट में करते हैं, तो ओम ही कहीं ना कहीं ये, क्योंकि सृष्टि हमारी वाइब्रेशन से आई है, यानी हम जागृत अवस्था से अपने मैनिफेस्टेड बॉडी से, और वो 19 और 7 अंक के माध्यम से जो देख रहे थे, वहां से जर्नी करते करते अपने उस जगह पे पहुंच गए, उस जगह को खोज लिया जहां से हमारा उद्भव हुआ, उस अविनाशी स्वर को या उस अविनाशी अनुनाद को, वाइब्रेशन को। और वो वाइब्रेशन को जब हमने समझ लिया, उसको फील कर लिया, तो हम कहीं ना कहीं किसी भी चीज के क्रिएशन को रिफॉर्म कर सकते हैं, यानी अपने फिर उसी माध्यम से वेकफुल अवस्था में आएंगे, तो अपने शरीर को फिर कहीं ना कहीं हम अच्छे से
रिजुवनेट कर पाएंगे, हील कर पाएंगे या हील करके हम ले आएंगे। इसलिए ओम के अनुनाद तक हम पहुंचते हैं और ओम की जब बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ओम में सब कुछ है। ओम का मतलब ये सर्वम, सब कुछ, उसमें सब कुछ है। और वो है ही मैनिफेस्ट और नॉन मैनिफेस्ट का सेंटर वर्ड है। यानी आप मैनिफेस्ट हो रहा है उसमें भी है, नॉन मैनिफेस्ट है वहां भी ओम है, अनुनाद जहाँ कुछ नहीं हुआ वहां भी ओम है, और जो मैनिफेस्ट हो रहा है उसके अंदर भी ओम है। क्या ना, ओम के माध्यम से ही मैनिफेस्टेशन हुआ है, या अव्यक्त से व्यक्त में आए हैं, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट। अब यहाँ पे जो ओम की 3 मात्राएं होती अ, उ, म, अगर अ मात्रा की हम बात करें तो ये हमारा अ मात्रा रिप्रेजेंट करता है वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था को। उ रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं हमारे स्वप्न अवस्था को, और म रिप्रेजेंट करता है डीप स्टेट यानी कि डीप स्लीप यानी कि सुषुप्त अवस्था को। यानी अ उ म अगर ये करते हैं या ओम की अगर अनुनाद में जाते हैं तो आपकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्था में होती है। लेकिन इस 3 ओम के अलावा एक चौथा भी अनुनाद होता है जिसको अमात्रा बोलते हैं, नॉन सिलेबल। नॉन सिलेबल है वो, है मतलब होके भी नहीं है, ना होके भी है, दिख नहीं रहा, ये है। जब आप अनुनाद ओम की ओम ओम करते जाते हैं उसके बाद अचानक शांत हो जाते हैं तो आप उस ओम के वाइब्रेशन में रहते हैं। तब उस समय ओम होता नहीं, उसके वाइब्रेशन होती, उसकी अनुभूति होती है। वो ओम का जो वाइब्रेशन होता है बिना कोई साउंड के, बिना कोई, वो चौथी मात्रा है, नॉन सिलेबल। उसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा बट उस वाइब्रेशन का अनुभव है, वाइब्रेशन भी नहीं रहा, वो वाइब्रेशन अपने अनुभव में होती है। और वो जब होता है तब आप तुरीय अवस्था में जाते हैं, समाधि की अव्यक्त अवस्था में, यानी ओंकार का भी अव्यक्त अवस्था होता है। यानी यहाँ भी हम ओम के उच्चारण के माध्यम से यानी ओम का उच्चारण करके ओम के व्यक्त फॉर्म को वाइब्रेशन के माध्यम से, सुनने के माध्यम से करके ओम के न सुनने या अव्यक्त फॉर्म तक पहुंचते हैं, और तब वो उसको महसूस करते हैं। और ये हमें कहीं ना कहीं पूरे तरह से रिजुवनेट करने में ये करता है तुरीय अवस्था। इसलिए अगर हम स्वप्न विज्ञान की बात करें तो निद्रा विज्ञान या डीप स्लीप साइंस महज उस रूप में नहीं है कि हमने सोया नहीं तो कैसे हो गया, नहीं सोया, कम सोया तो क्या। स्वप्न सिर्फ सोना और उठना और शरीर को रिजनरेट नहीं करना, एक जागृत अवस्था से तुरीय अवस्था में जाते हुए आप अपने अंदर की उस सारी जर्नी को कवर करते हैं। यानी आप फिजिकल से आप अपने रूट लेवल पे जाते हैं, रूट से उस जगह पे जाते हैं, और इस जर्नी को अगर प्रॉपरली बार बार कर पाते हैं तो इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने आप को बार बार रिजुवनेट करते हैं। इसलिए वहां जैसे हर नींद का एक समय है, यहाँ समय की बात वो नहीं है, ये है कि साधना की बात है, आप अपनी नींद को कैसे किस रूप में होगा। इसलिए हमारी परंपरा में है, हमारे ये में साधना है कि कोई आधे घंटे की साधना करने के बाद 6 घंटे की नींद पूरी कर लेता है, ये हमारी साधना में। इसलिए जो आज स्लीप साइंस जो नींद के पैटर्न को बताता है, उस पैटर्न को हमारी विज्ञान बहुत पहले ही कह दिया कि नॉर्मल तो 8 घंटे की स्लीप, 6 घंटे की अलग अलग लोगों के लिए है, लेकिन आप उस कम समय में भी उस नींद को पूरा कर सकते हैं, ये हमारे विज्ञान को कहता है। अब हम लोग थोड़ी सी चीजों पर बात कर ले तो बेहतर होगा, ज्यादा समय ना लेते हुए, कि एक सर्काडियन रिदम, अगर आपको नींद पूरी ठीक रखनी है, शरीर स्वस्थ रखना है, तो आपके शरीर के हर कोष के सर्काडियन रिदम के साथ चलने की अनुमति आप दे सकते हैं। यानी इसके लिए आपको लाइफस्टाइल ये है, रात को जगना, यानी कि आप तमोगुण के साथ रहना चाह रहे हैं, अपने शरीर में तमोगुण का प्रभाव करना चाह रहे हैं, और आपके शरीर की सात्विकता जो नॉर्मल सर्काडियन रिदम उसको आप खुद मार रहे हैं, यानी आप बीमारी की तरफ जा रहे हैं। यानी पहला चीज है कि सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के साथ उठना और अपने शरीर को उगते हुए सूरज के साथ साक्षात कराना, क्योंकि जब सूर्योदय के साथ साक्षात होगा तो आपके शरीर, जैसा कहा कि सर्काडियन रिदम है, प्रकाश होते ही वो जग जाता है। उसके जब प्रकाश, ब्रह्मांड में जब प्रकाश हो रहा है तो वो भी ब्रह्मांड का ही एक पिंड है, तो उसको भी उस समय उस प्रकाश का साक्षात होना चाहिए। तब उसके जो शरीर है, अंदर के जो सारे शरीर हैं, वो कहीं ना कहीं जागृत हो रहे हैं, वो शरीर पूरी तरह से
जागृत हो रहे हैं, एक कोशिकाएं जागृत हो रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि सर्काडियन रिदम के साथ ये हो। अंधकार होते ही नींद आती है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है, उसके लिए जरूरी ये है कि आप अंधकार होने या रात को समय पे सो जाएं, 10 से 10:30 तक सो जाएं तो बेहतर है। 11 क्रॉस न करें, अगर करते हैं तो आप तमोगुण का प्रभावित करते हैं और वो शरीर को कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है। अब किसी की प्रोफेशनल और ये चीजें आती हैं तो उसके लिए अलग पैटर्न बनाया जा सकता है, उनके लिए उनके शरीर को उस तरह की सारी चीजें रिजिम बनाई जा सकती है ताकि वो अपना काम भी कर ले, तमोगुण का प्रभाव भी ना हो, सात्विकता भी बची रहे। इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल स्लीप फिटनेस या निद्रा आपको के लिए एक अलग जरूरी है। जैसे आप शरीर के फिटनेस के लिए, शरीर के आरोग्य के लिए करते हैं, इसलिए निद्रा के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर के फिटनेस जितना आप जरूरी समझते हैं उससे कम से कम, बहुत कम होगा तो 100 गुना ज्यादा निद्रा के लिए फिटनेस की जरूरी है, क्योंकि आप अपने निद्रा को समझ ही नहीं पा रहे हैं और निद्रा के साथ साथ आप अपने जागृत अवस्था को भी नहीं समझ पा रहे हैं। जिसे आप समझ रहे हैं जगे हैं, वो जगे नहीं है। रात में देर तक जग के काम कर रहे हैं, नहीं जगे हैं। सुबह लेट से उठ रहे हैं या सुबह लेट तक सोए रह रहे हैं, उस समय सोए हुए नहीं है, जगे हुए भी नहीं है। तो उस समय आप जागृत हैं कि आप नींद में हैं, आप खुद नहीं जानते। और जब जगे हैं तब थके हैं तो आप जग गए हैं, जग तो गए हैं लेकिन पूरे जगे नहीं और नींद में भी नहीं है। यानी हर समय अपने शरीर की जो सर्काडियन रिदम को, उसके अपने जो वैधानिक, जो ब्रह्मांडीय रूल है, जो प्राकृतिक रूप है, उस रूप में अपने शरीर को, अपने सेल को, अपने कोशिकाओं को आप काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इस वीडियो को कैसा लगा जरूर आप बताइए। इस पर और भी कुछ जानना हो तो बोलिए, और स्लीप विज्ञान को और बेहतर से समझिए, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं जो एक वीडियो में दिखाया समझाया ना भी संभव नहीं है, और शायद वीडियो के माध्यम से बहुत डिटेल 1 to 1 ये करना सिखाना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं स्लीप कंसल्टेंट बनना वैदिक विज्ञान के माध्यम से, या स्लीप फिटनेस को रिजीम करना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग इस पर फिटनेस रिजीम भी चला रहे हैं और इस पे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी की कोर्स भी सिखा रहे हैं, ताकि जो लोग इसको प्रोफेशनली करना चाहते हो कैसे करें, या जो अलग अलग योग और ये सेंटर चलाते हैं वो सिर्फ आसन कराते हैं, आप ये करिए आपको नींद आ जाएगी, ये नहीं आएगी। इसके और सब फैक्टर्स को आपको समझने की जरूरी है एक व्यक्ति के, और आप व्यक्ति के जो वैदिक कंपोनेंट है उसके आधार पर बिना समझे उस व्यक्ति के जागृत और नींद को भी नहीं समझ पाएंगे और इसको आप ठीक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको सीरियसली लीजिए और अपने जीवन के साथ ये करिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा फिजिकल फिटनेस जितना जरूरी है उससे 100 गुना से भी ज्यादा आपको निद्रा फिटनेस के लिए सोचना जरूरी है, वरना आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। विषय कैसा रहा जरूर बताइएगा, और अपने आप से पूछिएगा कि आपकी नींद आपके जीवन को बचा रही है या आपके जीवन पर संकट खड़ा कर रही है। यह आपको सोचना है कि आप नींद को अपने जीवन के लिए यूज करना चाह रहे हैं, जीवन के लिए, संकट के लिए। तो अपनी राय दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, धन्यवाद।